मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा नहीं है लेकिन डिसेंट से टॉपिक हैं। जैसे एक टॉपिक हम लोग अर्थक्वेक के बारे में करेंगे जो ज्योग्राफी सेक्शन से या डिजास्टर मैनेजमेंट से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज वाले टॉपिक क्योंकि ताइवान के अंदर रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया है, तो क्यों आया है, कौन कौन सी प्लेट्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा बेसिक्स हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके अलावा एक और टॉपिक हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से आता है, जो आता है एनडीआरएफ के बारे में, जो रिलीफ फंड है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये केस थोड़ा तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो मोस्टली न्यूज़ जो आपको पेपर में आजकल दिखेंगी, न्यूज़ पेपर्स में, वो आपको इलेक्शन के आसपास ही दिखेंगी, तो खास कुछ मटेरियल आ नहीं रहा है। लेकिन यस, ईवीएम जो है वो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ईवीएम के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे रिगार्डिंग द ईवीएम। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा सा इंडिया की जियोपॉलिटिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुई है, ये हम पढ़ेंगे। एडिटोरियल, बेसिकली एडिटोरियल है, लेकिन ये एडिटोरियल द हिंदू से नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस से है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक है अपना ये वाला, ताइवान से। वैसे आपको मैं बताता चलूँ, सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो 2025 के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी, अभी अगले महीने ही हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैटरडे को क्लासेस होती हैं और 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती हैं। पूरा मेंस के परस्पेक्टिव से और प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से कवर करवाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर अगर नहीं कवर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो फिर आपकी प्रिपरेशन वो बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि इतना तो चाहिए। पिछले 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर आराम से पूछ रहा है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो उस पर डिसेंट कमांड हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो उसके लिए जो है ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर से भी कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस क्यूआर कोड से करोगे, ये कोड अगर आप वहाँ पे डालोगे, तो थोड़ा 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी आपको हम लोग दे देंगे। तो ऐसे कोई ज़्यादा फीस नहीं है उसकी, बट फिर भी ठीक है। चलिए, तो ताइवान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आया है। वैसे तो ये जो कंट्रीज है ना, ताइवान, कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज में ना रेगुलर अर्थक्वेक काफी आते रहते हैं, है ना। ये कोई नई बात नहीं है। फुकुशिमा वाली कहानी आपको बहुत अच्छे से पता ही है। वहां पे जब इतना बड़ा अर्थक्वेक आया तो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर डिजास्टर्स। तो वो भी वहां पे हुआ अनफॉर्चुनेटली। बट जनरली अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने के बावजूद भी ताइवान, साउथ कोरिया, जापान वगैरह के अंदर उतना डैमेज नहीं होता है। ठीक है, हालांकि कोरिया इसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी उतना डैमेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्डिंग कोड्स बहुत शानदार हैं। और बिल्डिंग्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो भी काफी अच्छे लेवल की जाती है। लेकिन अगर वहां पे कोई नुकसान हो रहा है किसी भी तरह का, मतलब वहां पे अर्थक्वेक बहुत डेंजरस वाला आया है, अब ये समझ लीजिए। तो ये ताइवान के अंदर क्यों आया है अभी, क्योंकि ताइवान जो है ना, वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक में से आने वाले अर्थक्वेक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए आपका ताइवान इधर। हालांकि ताइवान बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है, बट फिर भी इट इज इन द नेबरहुड ऑफ रिंग ऑफ फायर, या फिर आप जनरली कह भी सकते हो, अगर आप ये रिंग ऑफ फायर में है तो गलत नहीं होगा बेसिकली। ठीक है। तो क्या होता है रिंग ऑफ फायर, कैसे काम करता है, उसके लिए थोड़ा सा ना आपको यहाँ चलना पड़ेगा। अगर आपने एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी हैं, थोड़ी सी ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स आपने पढ़ी हैं, अगर आपको पता है इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसे होता है, तो हमारी अर्थ की ना कई सारी लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर हमारी होती है लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, ठीक है, जो अराउंड 200 किलोमीटर तक जाती है लगभग लगभग। लिथोस्फेरिक प्लेट बहुत सॉलिड होती है, हार्ड होती है। उसके नीचे मेंटल होता है आपका, और फिर मेंटल के नीचे आपका कोर होता है। तो ये आपको अच्छे से शायद पता ही होगा। तो इन जो अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर होता है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो बहुत हार्ड होती है, सॉलिड होती है, वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती है, वो जगह जगह से टूटी हुई होती है। ठीक है, पीसीज होते हैं बेसिकली उसके। उनको हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या जनरली उनको हम लोग प्लेट्स भी कह सकते हैं। तो वो प्लेट, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ 7 मेजर प्लेट्स हैं, जैसे वी हैव अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। दीज आर द 7 मेजर प्लेट्स दैट वी हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम माइनर प्लेट्स ऑल्सो। मतलब किसी प्लेट के टूटे हुए टुकड़े हैं, कुछ बड़े टुकड़े हैं, कुछ छोटे टुकड़े हैं, अगर आप जनरल साइंस में बात करो तो। अब इंटरेस्टिंगली, ये जितने भी प्लेट्स हैं, मतलब जो लिथोस्फेरिक के टूटे हुए पार्ट हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, मतलब दे आर नॉट स्टेशनरी, बट दे कीप ऑन मूविंग। और जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कभी कभी आपस में कोलाइड भी करते हैं, समथिंग लाइक दैट।
कभी कभी एक दूसरे से दूर भी जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। और कभी कभी वो एक दूसरे को फ्रिक्शन भी करते हैं, जब वो एक दूसरे के पास में से गुजरते हैं, ऐसे अपोजिट साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो फ्रिक्शन भी करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो प्लेट है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, स्मूथ नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्लेट्स कुछ जैसे मान लो, आप मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। तो इन प्लेट्स का ना कुछ ऐसे रहता है। तो एक प्लेट अगर यहाँ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट अगर यहाँ मूव कर रही है, तो क्योंकि इनके एजिज, एजिज मतलब कॉर्नर्स, है ना, ये स्मूथ नहीं होते हैं, तो वो एक दूसरे, जब वो एक दूसरे के पास से गुजरते हैं ना कहीं पे एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, इस तरह से। क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, स्मूथ होते तो शायद वो चले भी जाते। अब यहाँ पे ये लॉक हो गया, तो यहाँ पे प्लेट ना मूव करना बंद कर देती है, लेकिन जो बाकी प्लेट है वो तो मूव कर रही है। तो एक दिन ऐसा आता है जब ये लॉकिंग टूट जाती है, और जब ये टूटती है बहुत फोर्स के साथ टूटती है, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो चारों डायरेक्शन में, हर तरफ जो है वो दौड़ने लगती है। यही इसे कहते हैं अर्थक्वेक। तो यहां से अर्थक्वेक का जनरेशन हुआ, इसे हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। फिर बाद में वो अर्थ के ऊपर हम उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। और जहां पे अर्थ के ऊपर वो पॉइंट जहां पे सबसे पहले इन रेडिएशंस को, इन वेव्स को रिसीव किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये शायद आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर। तो ये अब ये फोकस ना कहीं भी हो सकता है, ये फोकस आपका 15 किलोमीटर डाउन द सरफेस भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस फोकस से एनर्जी कितनी निकली है। ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है, कितनी एनर्जी निकली, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा सरफेस पे पहुंचेगी, जितनी सरफेस पे पहुंचेगी उतनी ज्यादा डैमेज करेगी। इसकी डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये शैलो अर्थक्वेक है, 50-60 किलोमीटर अगर ये है इसका फोकस, तो ऑफ कोर्स चांसेस ज्यादा हैं कि अर्थ की ज्यादा शेकिंग होगी, क्योंकि शेकिंग होती है उसी को तो हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये एक तरफ है आपकी फिलीपींस प्लेट है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे है अपना ताइवान। राइट, बिल्कुल देखिए जरा, ये एक तरफ से फिलीपींस प्लेट है, दूसरी तरफ से यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ ये है ताइवान। राइट, तो एकदम दोनों प्लेट के बिल्कुल मार्जिन पे है, एजिस पे है, और इन दोनों ही प्लेट की मूवमेंट से यहाँ पे अर्थक्वेक आया। तो फिलीपींस प्लेट ऑन वन साइड, एज यू कैन क्लियरली सी है, Philippines plate on the one side and the Eurasian plate on the another side, when they collided together, ठीक है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पूरे जोन में यहाँ पे यही सी तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, इसी तरह की एक्टिविटी हो रही है। जो तो ये जो बैंड आपको यहाँ पे कलर ऑफ बैंड आपको जो दिखाया गया है, ये वाला पूरा बैंड, ठीक है, ये पूरा बैंड जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे यही एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे है आपकी पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है बीच में, इस तरफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, इधर फिलीपींस प्लेट है। राइट, इट्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कहीं कहीं पे वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, कहीं पे दूर जा रही हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो कैलिफोर्निया वाला जो रीजन है ये भी बड़ा डेंजरस है, अलास्का वगैरह वो सब, ठीक है। मेक्सिको में खूब अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दो प्लेट आपस में जो इंटरेक्ट कर रही हैं। जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग ज्वांडी फूका प्लेट बोलते हैं, वहीं पे है। वो प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। वो यहाँ पे एक नाजका प्लेट है अपने पास, नाजका प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा सबडक्ट हो रही है। ये तो ये थोड़ा इस तरह से सबडक्शन होता है, एक प्लेट ऐसे जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर रहती है। तो जो प्लेट नीचे जाती है वो ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे जब मूवमेंट हो रही है इस जोन में, तो यहाँ पे अर्थक्वेक तो आएंगे ही, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये इसी वजह से ताइवान के अंदर ये अर्थक्वेक आते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स। तो जब अर्थक्वेक आते हैं तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस भी जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का भी आपस में एकदम भाईचारा है, भाईचारा इन द सेंस कि आप ये देख लीजिए, जैसे मान लो एक प्लेट है, इधर से आई, और दूसरी प्लेट जो है वो इधर से आ रही है। तो दोनों प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है, तो उसमें से जो हैवी प्लेट है, जो ज़्यादा डेंस प्लेट है, वो चली जाती है नीचे, सबडक्ट हो जाती है। नीचे जब सबडक्ट होती है तो यहाँ पे जाके किसी एक डेप्थ पे उसकी जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होने लगती हैं, तो वो लावा क्रिएट करती हैं, मैग्मा क्रिएट करते हैं, इसे मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। तो क्योंकि ये हल्का होता है मैग्मा चैम्बर, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करने लगता है।
राइज कर, और राइज करने से जो ये क्या करता है, इस प्लेट को ब्रेक करके बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। तो जहां पे आपको इस तरह का सबडक्शन देखने को मिलेगा, वोल्केनिक इरप्शन उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है बेसिकली। और ये पूरी जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सबडक्शन ही देखने को मिल रही है। कहीं पैसिफिक का नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरेशिया पैसिफिक, मतलब फिलीपींस वगैरह सब पैसिफिक का ही पार्ट है मेजर प्लेट का। ठीक है, कहीं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, यूरेशिया का। तो जहां जहां पे सबडक्शन दिखेगी वहां वहां पे आपको वोल्केनिक इरप्शंस भी दिखेंगे। तो इस पूरी बेल्ट में वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। और इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। सरकम पैसिफिक। 2021 में यहाँ से यूपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, जियो फिजिकल फिनोमिना इन द सरकम पैसिफिक बेल्ट, यूपीएससी मेंस के अंदर। तो इस तरह के टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टडीज का पार्ट होते हैं, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान से किया करें। ठीक है, हालांकि जब आप क्लासेस वगैरह में करते हैं तो बहुत डिटेलिंग में करवाया जाता है ये, 3-4 घंटे की क्लास से ज़्यादा का टाइम देना पड़ता है इसको, बट फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा है तो आई थिंक थोड़ा सा आपकी मेमोरी थोड़ी रिफ्रेश यहाँ पे हो गई होगी। चलिए जी। तो हाउ हैज कामेंस हो वर्क इन साइकोलॉजी विटनेस, देखिए बुक आपने सुनी होगी, बड़ी वर्ल्ड फेमस बुक है, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो, है ना। तो डेनियल जी ने लिखा, और भैया नोबल लॉरेट हैं इकोनॉमी में, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2002 के अंदर। इनकी डेथ हो गई है और ही वॉज क्वाइट ओल्ड ऑल्सो, बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो इनमें ही इज द पाइनियर। पहले ऐसा माना जाता था इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि जो इंसान है ना, वो एक रैशनल बीइंग है और वो अपने डिसीजन लॉजिक से लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन लॉजिक से लेता है। लेकिन उन्होंने कहा भाई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होता। मोस्टली इंसानों के जो डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन इंक्लूडिंग, वो इमोशनल होते हैं, रैशनल नहीं होते हैं। ठीक है, अब सोच के देखिए कितनी सारा सामान ऐसा होगा जो आपने कभी मार्केट में गए होंगे, किसी शॉपिंग मॉल में आप चले गए, वहां पे आप एक चीज लेने गए थे लेकिन वहां से 10 चीजें लेके निकले। आपको जरूरत एक ही चीज की थी, लेकिन आप वहां से 8-9 चीज एक्स्ट्रा लेके निकल गए, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी नहीं पहले। तो ये आप क्या इमोशन में बह के ना, किसी का डिजाइन आपको पसंद आ गया, कोई आपने शायद टीवी में देखा होगा, कोई अपने फ्रेंड के घर पे देखा होगा, तो ये रैशनल डिसीजन थोड़ी है, ये तो इमोशनल डिसीजन है। आपका जो मोबाइल फोन है, आप इससे भी सस्ते मोबाइल फोन से आराम से वो काम कर सकते थे जो आप इस महंगे फोन में कर रहे हो। तो ये आपने महंगा फोन क्यों लिया, क्यों लिया? क्योंकि ये एक इमोशनल डिसीजन है। किसी को स्टेटस बनाना होगा, किसी को उसका डिजाइन अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। तो ये इन्होंने कहा कि आदमी जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है भैया, वो बिहेवियरल के हिसाब से लेता है। तो ये बात इन्होंने सबसे पहले बताई, उसके बाद बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बहुत रिसर्च हुआ, और आज के टाइम में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा अपने आप में ही डोमेन बन गया है। तो उन्होंने कई बातें बोली बेसिकली अपनी रिसर्च में, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इनका जबरदस्त। और आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हो, हालांकि कुछ कल्चर के अंदर हो सकता है इस बुक की बातें जो है पूरी तरह से फिट ना होती हों, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको लगेगा हाँ बात तो बिल्कुल जेन्युइन कह रहे हैं। और इन्होंने एक और बात और बोली थी, अटेंशन एंड द परसेप्शन। अटेंशन एंड द परसेप्शन, इन्होंने कहा कि मल्टीटास्किंग, ठीक है, एक होता है आपके पास डिवाइडेड अटेंशन और एक होता है सिलेक्टिव अटेंशन। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, एक ही टाइम पे 3-4 चीजें कर रहे हो, तो ये इसे बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। आपको थोड़ा अटेंशन वहां देना पड़ेगा, वहां थोड़ा 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 वहां देना पड़ेगा। आप बुक भी पढ़ रहे हो, मोबाइल फोन भी देख रहे हो, आप सामने टीवी भी चल रहा है, ठीक है, कई सारे आप खाना भी साथ में खा रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि अटेंशन जो है ना, वो एफर्ट मांगती है, एफर्ट मांगती है। और एफर्ट आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी का पार्ट है। तो अगर आप अलग अलग एफर्ट करेंगे, आपके ब्रेन को अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है। बेसिकली मल्टीटास्किंग से एफिशिएंसी कम होती है बिकॉज आपका फोकस लूज होता है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव अटेंशन करते हो, डीप अटेंशन एक ही चीज के ऊपर करते हो, सिंगल टास्क करते हो, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपका रिजल्ट भी बेटर आता है। ये इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टडी के बाद जाना। जनरली लोग ना मल्टीटास्किंग को एक बहुत बड़ा स्किल मानते हैं। इनका कहना है कि नहीं, मल्टीटास्किंग लगने से ये तो लग सकता है कि सब काम हो रहे हैं, लेकिन कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। कि मतलब आपने देखा होगा, आप टीवी अगर आप सामने देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते खाते आपकी उंगली कट जाती है, क्योंकि आपका ध्यान टीवी के ऊपर है।
ऐसा होता है बहुत बार, है ना। आप चाय पी रहे हो, वो चाय आपकी गिर गई, अगर आप साथ के साथ कोई बुक भी पढ़ रहे हो, कई बार ऐसा तो ना, मेरे लैपटॉप के ऊपर चाय गिर गई, क्यों गिर गई चाय? वो क्योंकि आपका टेंशन कहीं और था। अगर 100% अटेंशन चाय पीने पे होता, कभी गिर ही नहीं सकती है। तो ये इन्होंने कहा मल्टीटास्किंग के बारे में। तो साइकोलॉजी के अंदर बड़ी चीज मानी जाती है ये डिवाइडेड अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन। और इन्होंने कहा लॉस अवर्जन की थ्योरी इन्होंने दिया, परफेक्ट प्रोस्पेक्ट थ्योरी ऑफ द लॉस अवर्जन। इन्होंने कहा कि लोग, अगर दो चॉइस हों, जिसमें ये कहा जाए भैया आपको 50 रुपए मिल सकते हैं और आपको 20 रुपए लूज भी करने पड़ सकते हैं, मतलब कोई ऐसी बैट हो, उस बैट को अगर जीत गए तो 50 रुपए मिलेंगे, अगर हार गए तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, लोग यूजली इस तरह की बैट को नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग ना गेन से ज्यादा लॉस को अवॉइड करना पसंद करते हैं। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन ये एक देखा गया है, लोग बेनिफिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर उसको वहां पे लॉस भी इन्वॉल्व है ना, तो लोग यूजुअली उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बेनिफिट अगर बहुत ज्यादा है, आप बोलेगे भैया अगर आप बैट जीत गए तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, अगर आप हार गए तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, देन इट्स अ डिफरेंट केस। तो लॉस अवर्जन एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर होता है, ऐसा इन्होंने ये भी कहा था। ठीक है। फिर बाद में इनकी बातों को इन्होंने कहा कि देखिए, जो 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 पैसा होता है ना, पैसा, पैसे को लोग जनरली ना पैसे को खुशी से जोड़ के देखते हैं, जो कि बात ठीक भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रोपोर्शन में आपका पैसा बढ़ता है, उस प्रोपोर्शन में आपकी हैप्पीनेस नहीं बढ़ती है। एक समय तक, एक समय तक ये ग्राफ ऐसे जाता है, मनी और हैप्पीनेस का। लेकिन एक टाइम के बाद आपका पैसा बढ़ता रहता है, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो थोड़ी स्टैग्नेंट होनी शुरू हो जाती है। और एक टाइम के बाद, इवन अगर आपके पास पैसा है तो आप दुखी भी हो सकते हो। आपने पैसा कमाया, बेसिक जरूरतें पूरी कर ली, यू आर हैप्पी। बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, बहुत बढ़िया। आपने मनपसंद गाड़ी भी ले ली, बहुत बढ़िया। आपने घर भी ले लिया, बहुत बढ़िया। अब वहां तक तो आपके पैसे के हिसाब से हैप्पीनेस लेवल बढ़ रहा था। उसके बाद पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हैप्पीनेस क्योंकि अभी स्टेगनेंट हो गई है, मोस्ट सी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, तो अब क्या, अब बस सिर्फ मेंटेन करना है हैप्पीनेस, उसको कहीं ऊपर थोड़ी लेके जाना है। तो इन्होंने कहा कि भाई हैप्पीनेस जो है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन द मनी। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बजाय इन्होंने हैप्पीनेस इंडिकेटर को ज्यादा, वेलबींग, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, कम्युनिटी एंड ऑल दैट, उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा बहुत जबरदस्त। और डेफिनेटली इस तरह की चीजों से सवाल आते हैं जब कोई इतने महान आत्मा जो है वो पृथ्वी को छोड़ के बाहर जाती है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। तो ये देखिए जरा, ये है आज का एडिटोरियल, न्यू दिल्ली मैप्स द वर्ल्ड, इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। हिंदू में कोई खास मजेदार था नहीं, एक पेपर था, मुझे ऐसा लगा इसको मैं करवा सकता हूँ आर्टिकल को, लेकिन वो आर्टिकल काफी फैक्चुअल सा निकला, तो मैंने सोचा उसको अवॉइड ही करना बेटर है। ठीक है। तो हाउ दिल्ली मैप्स द वर्ल्ड, अच्छा इससे पहले एक आर्टिकल अपना रह गया था ईवीएम वाला, है ना, तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, पहले पहले ईवीएम वाला कर लेते हैं बिकॉज दैट वाज ऑन द फर्स्ट पेज। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट लिस्ट प्लीज ऑन वेरीफाइंग काउंट ऑन द ईवीएम बिफोर पोल्स। तो बेसिकली जो प्रैक्टिस है फिलहाल, वो प्रैक्टिस ये कहती है कि जब आप वोट करते हो तो आपको वीवीपैट मशीन भी वहां पे होती है ना, तो आपको ये पता चल जाता है उससे कि जिस जहाँ पे आपने वोट डाली है, एक्चुअली वोट वहां पे गई है या नहीं गई। आपने मान लो कांग्रेस का बटन दबाया, वहां पे वीवीपैट पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट को आपने, इन्होंने वोट दिया, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। वोटर के लिए वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे वेरीफाई करता है? वो भी ऐसे ही करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पोलिंग बूथ के ऊपर, हर पोलिंग स्टेशन पे ये वेरिफिकेशन नहीं करता। ठीक है। अगर हर किसी पे करना पड़ेगा ऐसे वेरिफिकेशन, तो फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। जब वीवी या ईवीएम मशीनें नहीं हुआ करती थी, लोग कागज से वोट डाला करते थे, तब भी कोई वेरिफिकेशन तो नहीं होता था। आपने डाल दिया जो डाल दिया, अब उसकी काउंटिंग होगी नहीं होगी किसको पता, नोबडी नोज। सो अब तो पहले तो बटन दबाया जा रहा था जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हमें क्या पता भाई, जिस पे आपने बटन दबाया है, बीप का साउंड आया है, वोट उनको गई है कि नहीं गई है। थोड़ा सा दिक्कत तो थी। उसके लिए फिर हम लोग वीवीपैट ले आए, देख लो भाई जहां तुमने बटन दबाया यहीं पे वोट गई है कि नहीं गई है, नहीं गई है तो हमें बता दो, हम लोग देखेंगे फिर। अब वीवीपैट 100% केस में वेरीफाई नहीं होती है। कुछ कभी कभी कुछ कुछ केस में हम लोग कर लेते हैं, कभी कभी ज्यादातर नहीं करते हैं। तो अगर 100 पोलिंग बूथ है तो उसमें से मान को चलो 2 या 3 पे वेरीफाई कर भी सकते हैं,
बाकी नहीं करते। ये फिलहाल प्रेजेंट प्रैक्टिस है। तो इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पीआईएल फाइल करके। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हर वीवीपैट को आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है। हर वोट का एक पेपर पेपर ट्रेल होना चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। हालांकि इसमें थोड़ा समय डेफिनेटली लग सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए और वोटर कॉन्फिडेंस के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो, करना भी चाहिए। क्योंकि भी सरकार ने भी 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके 24 लाख जो है वीवीपैट जो है परचेज किए हैं, लेकिन जो स्लिप्स परचेज की हैं दे आर ओनली 20,000। तो इसका मतलब स्लिप्स कम है, मशीनें ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा बराबर लेके आने पड़ेगा ताकि वेरिफिकेशन थोड़ा और एक्सटेंसिव तरीके से हो सके, ठीक है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में ये कहा था कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है अपनी वोट को वेरीफाई करने का, कि भैया वीवीपैट को मुझे काउंटिंग करके दिखाओ, नहीं, दैट इज देयर इज नो फंडामेंटल राइट, ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट मेंशन। हाँ, आपकी वोट आपका एक राइट है डेफिनेटली, बट वीवीपैट से कंफर्म कराओ मेरी वोट एक्चुअली यहाँ पे गई है, वो उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर भी उनको करवा दिया जाता है, ठीक है। और ईवीएम, क्योंकि कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपनली चैलेंज किया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी को किया, ओपनली सबको किया कि आप आइए और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए, सबको, है ना, बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत दुनिया भर के लोग, कि आप आइए करके दिखाइए। टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, लेकिन ईवीएम को अब तक एज सच हैक नहीं किया गया है, क्योंकि ईवीएम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है। ईवीएम एक पूरी तरह से स्टैंड अलोन मशीन है। इसके अंदर जो चिप प्रोग्रामिंग होती है वो वन टाइम प्रोग्रामिंग होती है, उसके बाद वो प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है एक बार यूज करने के बाद। ना इसका कोई इंटरनेट है, ना कोई वाईफाई है, नथिंग। तो ये बिल्कुल स्टैंड अलोन मशीन है, तो इसीलिए इसको हैक वैक करना तो खैर पॉसिबल नहीं है। लोग इंटरनेट पे कुछ भी बोलते रहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओपनली चैलेंज करता है बहुत बार। और कई बार तो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ईवीएम को बहुत गालियां देती हैं, जब उनको बुलाया जाता है भैया हैक करके दिखाइए, आप बहुत बोलते हो पब्लिक में, तो आती ही नहीं है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। बट एनीवेज, वो तो पॉलिटिक्स हो गया थोड़ा सा, और हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स और कॉमेडी कभी कभी साथ साथ चलती है अनफॉर्चुनेटली। खैर, ईवीएम क्या है? ईवीएम जो है एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है। और इसके अंदर इट्स ए माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर्स रेवोल्यूशनाइजिंग द इलेक्ट्रो प्रोसेस। दो पार्ट होते हैं ईवीएम के जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है बैलेटिंग यूनिट, ठीक है। एक केबल से दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। उसमें होता क्या है, कंट्रोल यूनिट जो होती है वहाँ पे जाके वोट कर, बैलेटिंग यूनिट में आप जो है जाके वोट करिए, और कंट्रोल यूनिट जो है वहाँ पे जो ऑफिसर है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ईवीएम फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये बैटरी से चलता है, ओके। और पब्लिक सेक्टर जो अपने पास अंडरटेकिंग जो कंपनी है हमारे पास, ECIL और BEL, ठीक है, ये इसको बनाती हैं। ईवीएम को जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, इलेक्शन के दौरान, तो उसको लीगली सैंक्शन किया जाता है विद सेक्शन 61A, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1988 के अंदर वो कर दिया गया था, क्योंकि तब हम लोगों ने ईवीएम मशीनों को एक्चुअली यूज करना शुरू कर दिया था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईवीएम की सेफ्टी के लिए बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे देखिए, ये जो है इधर दिख रहा है आपको, ये वीवीपैट मशीन है, ये आपकी ईवीएम है। दिस इज नॉन रीप्रोग्रामेबल। एक बार में ही प्रोग्राम करके फिर वो खत्म हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। पूरी तरह से आइसोलेटेड है, सिक्योर कोड होता है इसका, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट वोटर्स टू सिंगल बैलेट अंटिल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्टिवेट द कंट्रोल यूनिट फॉर द नेक्स्ट वोट। आप एक ही बार वोट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई भावनाओं में बह के आप एक ही बटन को 10 बार दबा दिया कि आपके मन पसंदीदा कैंडिडेट को 10 बार वोट चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक बार बीप का साउंड आया, बात खत्म, अगली बार जो वहाँ पे ऑफिसर हैं उनको बटन दबाना पड़ेगा, तब आप दबा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है टेम्परिंग वगैरह के होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इट इज इक्विप्ड टू थॉट पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेम्परिंग ऑटोमेटिकली शटिंग डाउन व्हेन टेम्पर्ड विद इट। ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है, अगर कोई छेड़खानी हल्का सा भी इसके अंदर करे हार्डवेयर के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ, तो अपने आप ही परमानेंट बंद हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि इलेक्शन से पहले ट्रायल रन्स किए जाते हैं, ठीक है, चेक्स किए जाते हैं।
कहीं कहीं पे ऐसे ट्रायल रन किए जाते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, वो उनको दिखाया जाता है कि देखो भाई ये भी ईवीएम है, इसको ऐसे करना है आप, ठीक है हैक कर सकते हो तो करके दिखा दीजिए। उसके अलावा बटन दबा रहे हो तो सही पर्सन पे वोट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे कई बार केसेस आते हैं। और कई बार अगर ऐसी कोई ईवीएम मशीन होती है मान लो जिसके अंदर आपने, हाँ मान लो बीजेपी को का वोट का बटन दबाया कैंडिडेट का, और जो वीवीपैट है वो कांग्रेस का दिखा रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा हो गया, कोई डिफॉल्ट मशीन होगी तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की टेस्टिंग पहले से आराम से बहुत लंबे समय तक और कांस्टेंट तरीके से चलती हैं। फाइनल जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाती है तब वो आती है वोटर के सामने। और अभी तक किसी ऐसे वोटर ने ये तो नहीं कहा है कि भाई देखो मैंने यहाँ वोट डाली थी और इस पे वोट चली गई, अब तक ऐसा कोई केस आया नहीं है बेसिकली। ठीक है, अगर कोई आया भी होगा तो वो वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की गलती ईवीएम के अंदर अब तक फॉर्चुनेटली नहीं हुई है। तो एडवांटेज बहुत सारे हैं ईवीएम के। अब पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, कागज के थ्रू होती थी, आपको याद होगा वो डब्बे होते थे, डब्बे के अंदर वोट डाला जाता था। उस समय इंडिया में एक ना सिस्टम होता था जिसे बोलते थे बूथ कैप्चरिंग, अगर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा। बूथ कैप्चरिंग असलियत में हुआ करती थी, कई स्टेट्स में तो लार्ज स्केल पे भी होती थी। वो डब्बे ही चोरी कर लेते थे लोग, और वो वो टेम्पो जा रहा है डब्बों को लेके वोटिंग वाले काउंटिंग करने के लिए, उसको बीच में ही रोका, गन दिखाया, उनको लूट लिया, अपने वाले डब्बों से रिप्लेस कर दिया। ऐसे केस होते थे। बंदूक की नोक पे लोगों को इलेक्शन बूथ के अंदर अपनी मर्जी से वोट दिलवाया जाता था, और आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें तो अपने ऐसा वो सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसी चीजें होती थी, बहुत बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं बैलेट पेपर के टाइम पे। टाइम बहुत ज्यादा लगता था, तो जितना टाइम लगता है उतना करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कई बार। तो उन सारी चीजों को देखा जाए तो ईवीएम को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय क्या क्या एडवांटेजेस है, राज क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो दिस इज कंसिडर्ड एज द मोर ऑथेंटिक वे देन द बैलेट पेपर। इसमें जो इनवैलिड वोट्स होती हैं उसका रिस्क जो है बहुत मिनिमम हो जाता है। यस, यूजर फ्रेंडली भी ऑफ कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, टेपरिंग वगैरह ऐसे चांसेस यहाँ पे खत्म ही हो जाते हैं। पूरी प्रोसेस को काफ़ी स्पीड अप कर देता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें वैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी ऑफ कोर्स है, बहुत सारा पेपर बच जाता है। बहुत सारा पेड़ पौधा काटना पड़ता है भाई पेपर बनाने के लिए, इतना बड़ा देश है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, एडवांटेज तो बहुत सारे हैं इसके। और ईवीएम, ये थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया। देखिए आदत होती है इंसान की, अगर आप हार गए हो तो किसी ना किसी के माथे पे तो ठीकरा फोड़ना ही होता है ना, वो किसी को तो स्केपगोट बनाओगे ही। तो कई बार ना लोग ईवीएम को स्केपगोट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि अपनी कमियां उनको पता होती है कि हमारी कमी है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी एक स्टेट में जीत जाती हैं, मान लो कोई सेम पार्टी है XYZ, जब वो एक स्टेट के अंदर जीत जाती है तो फिर तो ईवीएम बहुत बढ़िया है। दूसरे स्टेट में अगर सेम पार्टी हार जाती है तो उस समय कहते हैं अरे भाई ईवीएम के साथ गड़बड़ हुई है। तो ये थोड़ा सा एक हिपोक्रेसी समझ लीजिए, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम गेम का जो पूरा खेल चलता है वो सब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रहता है। तो ईवीएम में क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें ली गई, जैसे वीवीपैट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। और कई बार जो है ईवीएम चैलेंज किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है उसको हैक वैक करने के लिए, तो वो हुए नहीं है बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि ईवीएम बहुत बढ़िया चीज़ है फ्यूचर के लिए। हम लोग कई सारी चीज़ें इसमें और डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैप है रिगार्डिंग ईवीएम। ठीक है, कुछ लोग डाउट करते हैं ईवीएम को, है ना, उसको थोड़ा सा दूर किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बात कर सकता है, भाई आप लोग इस तरह की बयानबाजी मत किया करें। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे आके बताएं, अगर लगता है ईवीएम के साथ गड़बड़ है तो करके दिखाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे गड़बड़ हो नहीं रही है, पॉलिटिकल पार्टी रैली जब आप कर रहे हो तो ईवीएम को गालियां दे रहे हो, तो वो सब मत करें प्लीज। इससे अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को ही नुकसान है। ठीक है, आपको तो हो ही रहा है, डेमोक्रेसी को भी हो रहा है, तो वो सब चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दैट तमिलनाडु अक्यूजेज सेंटर ऑफ डिलेइंग डिजास्टर रिलीफ फंड। बेसिकली अभी पिछले साल वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो डिजास्टर आया था, ठीक है, साइक्लोन जो वहाँ पे आया था, उस मिचोंग, साइक्लोन मिचोंग, ठीक है, साइक्लोन मिचोंग को लेके, और उसके बाद भी वहाँ पे कुछ स्टॉर्म्स वगैरह आए, रेनफॉल हुआ अनप्रेसिडेंटेड तमिलनाडु के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज वहाँ पे हुआ है। उस डैमेज के लिए उन्होंने
नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रिलीफ फंड से पैसा मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ तो सैंक्शन कर दिया था, लेकिन दे आर डिमांडिंग एक्चुअली मोर। अभी क्योंकि सेंटर उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए तमिलनाडु वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, उनको कहा कि साहब प्लीज जल्दी से जल्दी पैसा यहाँ से रिलीज करवाइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड क्या होता है। इट वाज एक्चुअली डिफाइंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का सेक्शन 46। ये जो रिलीफ फंड होता है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, क्यों करता है मैनेज वो इसको? ताकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको रिस्पॉन्ड करना हो, रिलीफ वगैरह के लिए वो सब किया जाता है। ये पब्लिक अकाउंट के अंदर इसको रखा गया है। पब्लिक अकाउंट का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन नहीं लेनी पड़ती पार्लियामेंट से अगर आपको इसमें से पैसा निकालना है तो। देखिए सेंट्रल, इस जो रिलीफ फंड है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके अलावा स्टेट्स के पास खुद का भी एक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है। अगर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा काफी नहीं है, उस केस में दे कैन आस्क फ्रॉम द सेंटर। तो कौन कौन से डिजास्टर यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं? साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बस्ट, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव एंड फ्रोस्ट, ये सब यहाँ पे किए जाते हैं। ये तो है नेचुरल डिजास्टर्स। जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक, केमिकल द बायोलॉजिकल डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर, ये भी इंक्लूड किए जाते हैं। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, कई बार यूपीएससी में एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये पूरे का पूरा जो अकाउंट होता है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कैग के द्वारा इसको हर साल ऑडिट किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, जो कि थोड़ा सा डिप्लोमेसी की बात करता है और इंडिया की जो पॉलिसी है अपने पड़ोसियों के बारे में उसकी बात करता है। तो ट्रेडिशनली अगर आप देखें, हमारा जो फोकस था यूजली अपने पड़ोसियों के ऊपर ही ज़्यादा रहा है ना, नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट एंड ऑल दैट। लेकिन अभी थोड़ा फिर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। जैसे जैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी जो डिप्लोमेसी है वो थोड़ा सा अपने पड़ोस से बाहर की तरफ जा रही है। राइट, और इसकी शुरुआत जो है 2007 में शिंजो अबे के द्वारा की गई, जापानीज प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने कहा कि भाई वी नीड टू फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक नाउ, इंडो पैसिफिक नाउ। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो इंडियन ओशन से थोड़ा आगे चली गई और नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए क्वाड भी बना दिया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस ने मिलकर कहा कि ठीक है भाई, हम लोग इंडो पैसिफिक पे फोकस करेंगे, तो लेट्स चेंज आवर स्ट्रेटेजी। इसे आइलैंड स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को आइलैंड स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादातर फोकस यही रहता है कि हमारा जैसे अंडमान है, अपना जो लक्षद्वीप है, या इंडियन ओशन के अंदर जो छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, इनके साथ जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाना है। ठीक है, वो इंडिया का काम है। उसके अलावा पैसिफिक ओशंस के अंदर जिस तरह के आइलैंड्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी के साथ जापान, किसी के साथ ऑस्ट्रेलिया, किसी के साथ अमेरिका, वो अपना रिलेशन बना रहे हैं। फिर उन स्ट्रेटेजी को और इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजी को मर्ज करके जो है एक आइलैंड स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जो एक काफी क्रूशियल है। तो आइलैंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो आइलैंड्स आर क्रूशियल इन इंडियाज जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, सर्विंग एज अ हब फॉर द सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, वो सब है। जैसे अगर आप बात करें, इंडिया जैसे सेचल्स हो गया, मालदीव हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, तो इन सब कंट्रीज के साथ हम लोग जो है मॉरिशस हो गया, ठीक है, तो हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अमेरिका वगैरह, तो आइलैंड्स के ऊपर आजकल काफी फोकस किया जाता है। तो एक्सपेंडिंग एंगेजमेंट, इंडिया स्ट्रेटेजिक engagements extend beyond the Indo-Pacific also, involving the various island nations and the territories। तो आजकल तो थोड़ा सा हम लोग पैसिफिक के अंदर भी थोड़ा बहुत डील करने लगे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ गए आगे जाके। एक हमारे पास आता है यूरोपियन स्ट्रेटेजी। तो राइज ऑफ यूरेशिया इन द इंडियन डिप्लोमेसी। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, इसका भी इंपॉर्टेंस बड़ा है इंडो पैसिफिक के अलावा। तो हमारी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी इंडियन और अपने पड़ोस से निकल के इंडियन ओशन में चली गई, इंडियन ओशन से थोड़ा सा पैसिफिक में चली गई, और थोड़ा सा यूरोप और एशिया ऊपर की तरफ हम लोग फिक्स हो गए, क्योंकि यूरेशिया इज अ
कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ लैंड मास। ठीक है, तो थोड़ा फोकस हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे हम लोग एससीओ के साथ डील करते हैं, तो एससीओ में अपने पास रशिया है, चाइना है और कंट्रीज हैं। एशियन कंट्री भी हैं कुछ इसके अंदर, यूरोपियन कंट्री भी आ गई। ठीक है, एससीओ का भी हम लोग पार्ट गए, दो बन गए 2017 में। तो हम लोगों ने अपने जो पंख हैं थोड़े से और फैलाए, आप इस तरह से इसको अगर कहें तो, राइट। उसके अलावा फिर हमारा फोकस जो है यूरोप के ऊपर भी हो गया। और आजकल तो यूरोप के साथ हमारी बहुत बढ़िया ही बन रही है भाई। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन चुके हैं, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा यूरोप हो चुका है। अभी आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड वगैरह के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी कर डाला। और मोदी जी यूरोप की यात्राएं करते ही रहते हैं। फ्रांस के साथ हमारा कितना अच्छा डिफेंस रिलेशन जो है बन गया है। ठीक है, जर्मनी के साथ भी ठीक ठाक ही बनती है, ऐसी बात नहीं है। तो यूरोप पे भी फिक्स कर हो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। उधर से हम लोग एशिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एससीओ का पार्ट बन गए। इधर से कोड के थ्रू इंडिया पैसिफिक पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि जो यूरोप है वो एक मोनोलिथ नहीं है, मतलब एक सिंगल मार्केट हो सकता है, लेकिन सिंगल कंट्री नहीं है। सिंगल मार्केट होने के साथ बावजूद भी उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो डिफेंस नीड्स हैं वो अलग अलग हैं। इंडिया को वो सोचना पड़ेगा। ज्योग्राफीज आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, पॉलिटिक्स चेंज होती है, इकोनॉमी चेंज होती है, आइडियोलॉजीज चेंज होती हैं। जैसे अगर बात करें दो रीजन की, यहाँ पे बात की गई है, जोमिया और खोरासन। ठीक है, जोमिया जो है वो म्यांमार वाले हिस्से की बात है, जो कि काफी टेंशन में रहता है, इंडिया के पड़ोस में ही है। खोरासन जो है वो अफगानिस्तान के पास में है, उसका पार्ट है बेसिकली। ये खोरासन वाला रीजन इधर से तुर्कमेनिस्तान, थोड़ा सा ईरान, थोड़ा सा अफगानिस्तान, यहाँ का पार्ट बनता है। ये भी काफी टेंशन वाला जो है एक जोन है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया यूरोप पे फोकस कर रहा है, अमेरिका पे फोकस कर रहा है तो अपने पड़ोसियों को भूल जाना चाहिए। नहीं, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि पड़ोस में भी कई ऐसे रीजन है जहाँ पे टेंशन है, और इंडिया को इनके साथ भी एंगेज होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी को भूलना नहीं है बेसिकली, पड़ोस को पूरी तरह से। तो ये इस पूरे आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये कहने की कोशिश की गई थी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, आज के लिए इतना ही है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।